हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि क्विज के अंत में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए कि जो वर्ल्ड बैंक था और कौन सा बाबू, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का स्थापना जो हुआ था वह किस सम्मेलन के उपरांत हुआ था। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो स्थापना हुआ था दोस्त, ब्रेटन वुड सम्मेलन, कौन सा, ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 के उपरांत, यानी 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1945 में आईएमएफ और कौन सा, वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। कब, 1945 में, 1945 में। ये दोनों का मुख्यालय अगर बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है। यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी में दोस्त, डीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वह डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। याद रखिएगा, जनरली लड़का रटे रहता है कंपटीशन वाला कि वाशिंगटन डीसी सर, वाशिंगटन डीसी, लेकिन उसमें डीसी का फुल फॉर्म कोई पूछ देगा तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे क्विज को हम दोनों टीम से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पूछना, आप लोग भी आंसर देते रहिएगा साथ में, ठीक है। आइए देखिए, ये मेरे पास टीम ए है और ये टीम बी है, ठीक है। आर यू रेडी गाइज, स्टार्ट किया जाए। चलो बाबू बताओ तो, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है। भाखड़ा बांध कहाँ पर है, किस राज्य में, यानी पंजाब में। यानी जो भाखड़ा बांध है दोस्त, यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, यह भाखड़ा नदी पर है। सॉरी, जो भाखड़ा बांध है वह किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और किस राज्य में है बाबू, तो पंजाब राज्य में। समझ में आ गया ना। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, थार रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कहाँ है, तो राजस्थान में। यानी यह भारत के राजस्थान में और इसका कुछ भाग पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में। तो जो थार मरुस्थल है ना, भारत में जो मरुस्थल पड़ता है उसको थार के नाम से जानते हैं। और इसी थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, पूछेगा कि विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। कोई दिक्कत। पूछेगा कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में। पूछेगा 10 तेलुट मरुस्थल कहाँ है, ईरान में। 10 तेलुट मरुस्थल, ठीक। रब अल खालिद मरुस्थल सऊदी अरब में। रब अल खालिद मरुस्थल कहाँ है, सऊदी अरब में, ठीक। सिम्पसन गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, डेजर्ट कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन और गिब्सन कहाँ है, मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। चलिए आइए, सबसे बड़ा गुफा मंदिर बताइए। कैलाश मंदिर, यानी यह कहाँ है, तो एलोरा में है। एलोरा पूछेगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। बताइए सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। यानी सबसे, अगर दोस्त पूछे कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है, तो जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है, तो कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में। बताइए सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में, ठीक। यानी जामा मस्जिद दिल्ली में है, नई दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में है, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली वाला शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। शाहजहां के शासन काल को वास्तु का क्या कहते हैं, स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों सर कहा जाता है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी शाहजहां ने ही बहुत सारा ताजमहल से लेकर बहुत सारा इमारतें बनवाए थे। समझ में आ रहा है ना, ठीक। इसलिए इनको शाहजहां को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। इसी ने दीवाने आम दीवाने खास, जामा मस्जिद, ठीक, ताजमहल, मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने करवाया था। कोई दिक्कत है। अच्छा सर, अगर बात किया जाए कि ताजमहल कब बना था बाबू, ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ, 1638 में। 1638 में, 1638 में। सही है कि गलती। ताजमहल 1632 से बनना स्टार्ट हुआ और कब तक बनकर तैयार हो गया, 1638 में। कोई दिक्कत है। किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। अच्छा, अच्छा सर, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा, ताजमहल के अगर वास्तुकार पूछ दे कि इसका डिजाइन किसने किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। और उस्ताद ईसा खां क्या था, लाहौरी बनाया था। उस्ताद ईसा खां इसका क्या था, डिजाइनर था। क्या था, डिजाइनर। यानी वास्तुकार कहेगा तो उस्ताद ईसा खां था। ठीक है। और ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब, 1983 में। कोई दिक्कत है। और लाल किला का निर्माण भी किसने करवाया था बाबू, शाहजहां ने। और शाहजहां ने लाल किला का निर्माण किया था। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में। और दिल्ली में जो लाल किला स्थित है ना, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, 2007 में। कब, 2007 में। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सी टीम से सवाल था बताइए, सबसे ऊंची चोटी बताइए। गार्डविन अस्टीन यानी K2। सबसे ऊंची चोटी की बात करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 है। इसी को गार्डविन अस्टीन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना है बाबू, 8611। यानी गार्डविन अस्टीन की ऊंचाई कितना है, 8611। सही है, कोई दिक्कत। 8848 किसका है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8848। अब कहीं कहीं 50 भी देने लगा है, तो उससे टेंशन मत कीजिएगा। बताइए, सबसे लंबी सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है, चेनानी नासरी सुरंग। यानी सबसे बड़ा, सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात कर रहे हैं दोस्त, तो चेनानी नासरी सुरंग है, जो कि 9.2 किलोमीटर लंबा है। कितना, 9.2 किलोमीटर लंबा है। यह जम्मू कश्मीर में है। और यह किस हाईवे पर है, तो नेशनल हाईवे यानी NH44 पर है। ठीक, इसका पूर्व नाम NH1A था। ठीक है, अब NH44 पर है चेनानी नासरी सुरंग। कितना किलोमीटर लंबा है, 9.2 किलोमीटर। कोई दिक्कत। सदिया से धुबरी तक जो पुल की लंबाई है वो भी 9.2 किलोमीटर लंबा है। समझ में आ रहा है, 9.2 किलोमीटर। आइए देखिए, सबसे अगर पूछा जाए कि लंबी रेलवे सुरंग कौन सा है बाबू, तो पीर पंजाल। सॉरी, ये तो हम ही बता देंगे। सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है, पीर पंजाल। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 11.215 किलोमीटर। ठीक, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला किससे था सवाल, सबसे बड़ा डेल्टा बताइए, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है बाबू, पश्चिम बंगाल में। यानी सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में है। डेल्टा की आकृति पूछेगा कैसी है, तो ट्रायंगुलर, यानी डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, और जो सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से डेल्टा का निर्माण हुआ है, सुंदरबन डेल्टा का। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन पाया जाता है कहाँ बाबू, सुंदरबन डेल्टा में। और सुंदरबन डेल्टा में कौन सी किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर उसमें पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। कोई दिक्कत है। आइए, सबसे बताइए अधिक वनों वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है बाबू, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक दाल के उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक पूछे कि सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश। बताइए, भारत का हृदय किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट के नाम से किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। ठीक है, अच्छा, बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है बाबू, मध्य प्रदेश में। दूसरा पर कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, क्या चीज, वन, वही ना, वनों का सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, बता देंगे। आइए, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है, हाँ बताइए, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है, रामेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु। यानी रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। यही सबसे बड़ा कॉरिडोर है। ठीक है, अब सर रामेश्वरम के बात आया, तो रामेश्वरम में ही 1931 ईस्वी में APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। APJ अब्दुल कलाम का। कब, तो 15 अक्टूबर 1931 को। 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूछेगा कि विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। कब बाबू, 15 अक्टूबर को। कोई डाउट है। अच्छा, अब मृत्यु पूछेगा ना कि कब हुआ था APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु, तो 2015 में। कब हुआ था, 2015 में। आइए बताइए, सबसे ऊंचा झरना कौन है,
हाँ, यानी सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा है, जो कि कहाँ है बाबू? कर्नाटक में। जोग या गरसोप्पा, ठीक है। सबसे ऊंचा अगर झरना की बात करें ना तो जोग या गरसोप्पा कहाँ है? कर्नाटक में है, जो कि शरावती नदी पर है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। अब कुंचिकल जल प्रपात है, जो कुंचिकल है ना वह जल प्रपात है। कुंचिकल अब जल प्रपात हो गया, अभी जोग या गरसोप्पा हट गया है, ये पुराना लुसेंट में दिया है। अब बात किया जाए तो कुंचिकल जल प्रपात हो गया, उसका अगर कुंचिकल, वही कुंचिकल है, कुंचिकल, ठीक है। शरावती नदी पर ही है, सॉरी वाराही नदी पर। किस नदी पर है? वाराही नदी पर। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर उसकी ऊंचाई की बात करें 260.5 है, यानी 261 आप कहीं कहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी कहीं कहीं 260.5 नहीं तो 261 है, नहीं तो 259 तक दे देता है। तो एक ऑन एंड एवरेज लेकर चलिए कि 260.5, यानी जो दोस्त कुंचिकल जलप्रपात है यह किस नदी पर? वाराही नदी पर। कहाँ है बाबू? तो कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई 260.5 है। समझ में आ रहा है ना? अब बताइए सबसे लंबी नदी? सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अब गंगा नदी के बात आया तो गंगा नदी की लंबाई कितना है बाबू? 2704 किलोमीटर। वीडियो देख रहे हैं दोस्त तो वो कहेंगे कि ना 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 मास्टर तू गलती पढ़ा रहे हैं, आप गलती पढ़ा रहे हैं। नहीं दोस्त, देखिए अगर गंगा नदी की लंबाई पूछे तो 2704 किलोमीटर आपको मारना है। अगर कहेगा कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है तब 2525 किलोमीटर। 2500 समझ में आ गया ना? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि गलत पढ़ा रहे हैं। यानी गंगा नदी की लंबाई की बात करें दोस्त तो कितना है कुल लंबाई, जहां से निकलती है जहां पर डिस्चार्ज हो जाती है, जहां बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं, वहां तक की बात करें तो 2704 किलोमीटर है। अगर पूछे कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है तब 2525 किलोमीटर। कोई दिक्कत? गंगा नदी जो है उत्तराखंड के मैदानों में आकर इनका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? उधर से अलकनंदा, भागीरथी, सब भागीरथी के नाम से आती हैं। और देखिए जो गंगा है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। अब ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में, अब ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोई दिक्कत? आइए सबसे बड़ा अजायब घर कौन है? सबसे बड़ा अजायब घर कलकत्ता अजायब घर। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा गुम्बज कौन है? कहाँ है बाबू? बीजापुर। बीजापुर कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। यानी ध्यान से देखिए सबसे बड़ा गुम्बज कहेगा तो गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में, कर्नाटक में। अब बताइए सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है बाबू? माशीनराम। सर्वाधिक वर्षा का स्थान माशीनराम, मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। बहुत बढ़िया। बताइए सबसे बड़ा लिवरपूल? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? तो कोलकाता में है। हावड़ा ब्रिज सबसे बड़ा लिवर पुल है। बताइए सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। यानी सबसे बड़ी नहर के बात करें दोस्त तो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अब राजस्थान को देखकर क्या ख्याल आया? पिंक सिटी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसको पिंक सिटी कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो राजस्थान में। वह कैसी पर्वत है? वलित पर्वत है। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी के क्या नाम है? तो गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बहुत बढ़िया। आइए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? उत्तर प्रदेश में। यानी गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में 1.3 किलोमीटर है। लेकिन लेटेस्ट सुन लीजिएगा कि अब कर्नाटक में हो गया है। कौन सा? कर्नाटक में हो गया रेलवे पुल हो गया है, ठीक है। उसका नाम कुछ हाँ रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सबसे लंबा कहेगा तो अब कहाँ के हो गया है? कर्नाटक का, ठीक है। बताइए सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है? युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा कलकत्ता को देखकर क्या ख्याल है? महलों का शहर किसे कहते हैं? कलकत्ता को। कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? गेराल्ड अंगियार को।
गेराल्ड अंगियार को, अरे जॉब चर्नॉक को, सॉरी जॉब चर्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक और मुंबई का संस्थापक कहेगा ना तो गेराल्ड अंगियार को, किसको? गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक और कलकत्ता का संस्थापक पूछ देगा तो कौन है? तो जॉब चर्नॉक। कौन है? जॉब चर्नॉक। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? हुगली नदी के किनारे स्थित है। आइए, सबसे लंबी नहर हो गया। ये बताइए कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? मुंबई। कौन है? मुंबई। यानी सबसे अधिक आबादी वाला शहर पूछेगा तो मुंबई है। मुंबई क्या है बाबू? अभी बताए कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? साल्सेट द्वीप पर। मुंबई पूछेगा किस द्वीप पर स्थित है? साल्सेट द्वीप पर। और मुंबई का संस्थापक कौन है? गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार। 7 टापुओं का राज्य किसे कहता है? 7 टापुओं का नगर मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। ठीक है। मुंबई पोर्ट जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा अगर कहेगा कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? मुंबई है। अच्छा, नौहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है बाबू? मुंबई में ही है। नौहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। अच्छा सर, इसे इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कथी कहते हैं? भारत का फिल्म सिटी मुंबई। ठीक है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? सबसे लंबा रेल मार्ग बताइए। बताइए सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है दोस्त? टीम बी की हालत थोड़ी सी नाजुक होते हुए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, चलिए टीम ए को आप लोग आंसर दीजिए। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन था बाबू? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कोई बात नहीं, खेला अभी जमा है। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बताइए। नहीं, आप लोग बताइए। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हाँ, मुंबई। मुंबई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अभी बताएं कौन है? मुंबई है। बताइए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। अब कौन सा हो गया है? कमेंट बॉक्स में तो कमेंट NH-7 हो गया है। ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-7। ठीक। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। कहाँ है बाबू? उड़ीसा में। अच्छा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक। अच्छा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। यानी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। ऐसे भी पूछ सकता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। ठीक है। अच्छा बताइए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत के पूछेगा कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। बहुत बढ़िया दोस्त। अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है बाबू? तो अनाईमुदी। ठीक है। गलती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी देखिए, सुनिए ध्यान से। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी, जो कि केरल में है। ठीक है। और दोदा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत के दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। ठीक। हाँ, जो कि तमिलनाडु पर है। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर ही है। बताइए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी हो गया। सबसे लंबा बांध कौन सा है? अच्छा, ठीक है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कहाँ है बाबू? उड़ीसा में। कहाँ है हीराकुंड बांध? महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर, उड़ीसा में। कितना है महानदी की लंबाई? ठीक है, 26 किलोमीटर बांध की लंबाई है। यानी हीराकुंड बांध की लंबाई कितना है? 26 किलोमीटर। ठीक है। महानदी की लंबाई कितना है? 851। 851। 512 किसका है? लूनी नदी की लंबाई 512 है। कोसी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? स्वर्ण मंदिर।
यानी अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है बाबू? पंजाब में। अमृतसर के संस्थापक पूछे कौन थे? तो कौन सा? क्या नाम था उनका? रामदास। कौन थे? रामदास। इन्होंने ही क्या किया था? अमृतसर बसाया था। ठीक है, आइए अगर पूछेगा कि अमृतसर जो थे, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उस पर किसने स्वर्ण का परत चढ़ाया था? तो रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। ठीक है, आइए सबसे लंबा बौद्ध बांध हो गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। यानी भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है बाबू? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान, शौर्य सम्मान बताइए आप। देखिए भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कहेगा तब परमवीर चक्र है। बहुत सुंदर। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न। बहुत बढ़िया। बताइए सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? स्वर्ण मंदिर का गुरुद्वारा। ये तो हो गया ना। बताइए सबसे बड़ा गिरजाघर? सेंट कैथेड्रल गोवा में। सेंट कैथेड्रल गोवा में। बहुत बढ़िया। गोवा को देखकर क्या ख्याल आया? भारत का सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम किस राज्य का है? गोवा का। गोवा में कौन सी जुआरी और मांडवी दो प्रसिद्ध नदियां हैं? गोवा वाला बीच पर कोई दिक्कत है? यानी सबसे पहले अगर कहेगा कि नल जल कंप्लीट करने वाला, लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य कौन है? तो गोवा। और गोवा को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। बहुत बढ़िया। आइए देखिए अगर कहेगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य? सबसे लंबी तटरेखा हाँ दक्षिण भारत में गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला हम ये चीज बताए भी हैं। तो गुजरात के बाद किसका आता है? हम बताए थे आंध्र प्रदेश। ठीक, बहुत बढ़िया। कितना? 1100 किलोमीटर। बहुत सुंदर। यानी दोस्त 1100 किलोमीटर आंध्र प्रदेश का जो तट है उसका। अब बताइए सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा बाबू? मरीना बीच चेन्नई। तमिलनाडु में कौन कौन सा? एक तो मरीना बीच है। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में ही है। एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु में ही। कन्याकुमारी, ओरेविले, ये सब बंदरगाह है दोस्त। ठीक है, आइए चेन्नई भी बंदरगाह है। सबसे अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो कौन सा है? पुराना सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। कृत्रिम माने मानव निर्मित। ठीक है, अच्छा बताइए सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? अच्छा इधर सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा। कहाँ है बाबू? नई दिल्ली में। बहुत सुंदर। बताइए सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी? कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। ठीक है, कोसी नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर। भारत का शोक नदी किसे, सॉरी बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। अगर पूछे कि चीन का शोक नदी किसे कहते हैं? हवांगहो नदी को। हवांगहो नदी को ही येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। ठीक, बताइए सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? अच्छा सबसे गहरी, हाँ सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती, और देखिएगा ध्यान से, नर्मदा और ताप्ती दो भारत की ऐसी नदियां हैं जो कभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। किसका? एस्चुअरी यानी ज्वार नद का निर्माण करती हैं। और क्या शर्त? देखिए भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली 4 नदियां याद रखेगा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये देखिए मांडवी नदी भी। मांडवी नदी भी कहाँ गिरती है बाबू? तो अरब सागर में ही गिरती है। फिर कौन सा? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ भी गिरती है? अरब सागर में ही, एस्चुअरी में ही विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, कक्ष के रण में ही समाप्त हो जाती हैं, तो उसको मान लीजिए। सरला होता है ना, साबरमती नदी एक छूट रहा था। साबरमती नदी, साबरमती माही। ठीक है, साबरमती माही
नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नहीं, अब बाकी भारत में सब नदियां किधर, बंगाल की खाड़ी में। चलिए बताइएगा, सबसे गहरी नदी गढ़ी डेल्टा नदी बनाने वाली, ये तो हो गया। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर इधर है सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ है बाबू? लद्दाख कहाँ है? लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, यानी माजुली है। किस नदी पर बाबू? ब्रह्मपुत्र नदी पर। गुवाहाटी में यानी असम राज्य में है। ठीक है, माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, कट कट के समाप्त हो रहा है। अब बताइए, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता। हाँ, बिरला प्लेटोरियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। सबसे बड़ा क्या है बाबू? तारामंडल है। सबसे ऊंचा हवाई पतन? लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख में सबसे ऊंचा पतन है। ठीक, हवाई पतन कहाँ है? लेह लद्दाख में। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे बताइए, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? कच्छ, गुजरात में। बहुत बढ़िया। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, एक टीम से रह गई। सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? गुजरात में। कौन से? गुजरात में। तो दोस्त, रहा यही आज का परफॉर्मेंस। अगर यह परफॉर्मेंस कैसा लगा, किस टीम का बेटर था, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस टीम के लिए आप कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्त, एक बार जोरदार ताली बजाइए। ठीक है, आप लोग भी बजाइए अपने लिए, एक ताली बजा दीजिए। ठीक है, आइए चलिए दोस्त, कल का मेरा होमवर्क रह रहा है कि विश्व में प्रथम जो है ना 35 गो, यानी विश्व में प्रथम, इसको याद करके आना है। विश्व में प्रथम याद करके आना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्विज में। बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, अभी नहीं जाइएगा। देखिए अभी तो मेन तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, आइए हम लोग साइंस के क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी कि किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी तो महाविस्फोट का सिद्धांत जिसे कहते हैं, किसने दिया था? तो एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। यानी इसे किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस प्रभाव पर? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, अब कहेगा बबुआ कि जो बिग बैंग थ्योरी, कौन सा बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। अब बिग बैंग जो थ्योरी है ना, इसी परिघटना के उपरांत क्या हुआ था? कृष्ण जो होल है ना, ये सब का निर्माण जो हुआ था बिग बैंग थ्योरी के उपरांत ही हुआ था। ठीक है, महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार ये पता चला कि जो हमारा ब्रह्मांड आज देख रहे हैं, सब बहुत सघन था। कैसा था? सघन था। और सघन था तो इसमें सघनता के कारण, इसके डेंसिटी हाई होने के कारण, यानी घनत्व अधिक होने के कारण इसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ, जिससे कई क्षुद्र ग्रह, ग्रह और अन्य उपग्रह का निर्माण हुआ। आकाश में स्वतंत्र रूप से लटके हुए हैं, जिसमें एक पृथ्वी ही भी है, जिसमें एक, समझ में आ रहा है ना? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। और डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अब डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? डॉपलर प्रभाव कहता है कि अगर श्रोता और सोर्स, ध्वनि के बारे में बता रहा हूं दोस्त, कि अगर श्रोता के जो सोर्स है, जैसे आवाज जहां से आ रही सीटी बजाने के जो सोर्स है, और श्रोता, अगर श्रोता कांस्टेंट है, आपको सिंपल सा बताते हैं, डॉपलर प्रभाव इफेक्ट कहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। आप रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी से उधर दूर से आती हुई ट्रेन सीटी बजाती है। क्या बजाती है? सीटी बजाती है। तो जितना ही पास आएगी ना, उतना ही हमें तेज सुनाई देगा। ट्रेनवा जितना ही पास आएगी उतना ही तेज सुनाई देगा, और जैसे ही हमसे दूर जाएगी सीटी मारते हुए, तो उतना ही सीटी क्या होगा? कम सुनाई देगा। समझ में आ रहा है ना? यानी श्रोता और सोर्स के बीच अगर दूरी बढ़ेगा या घटेगा, तो उस पर ध्वनि का प्रभाव भी बढ़ेगा या घटेगा। यानी दूरी घटेगा तो ध्वनि का मान बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो ध्वनि का मान, तो इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है बाबू? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है?
न्यूक्लियर सिद्धांत पर। कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर, यानी नाभिकीय विखंडन। आप लोग जानते हैं नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। फ्यूजन कह दिए तो ये सब कन्फ्यूजन हो गई, समझ रहे हैं ना। यानी फ्यूजन माने क्या होता है? विखंडन। अब फ्यूजन माने संलयन, ठीक है। तो अगर कहेगा ना कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय किस पर? संलयन, फ्यूजन पर। किस पर? फ्यूजन पर। अब फ्यूजन माने विखंडन नहीं। आइए, ल्यूमेन किसका मात्रक है बाबू? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति, अच्छा, सूर्य में जो ऊर्जा होता है, सूर्य का जो ऊर्जा निर्माण होता है, वो किस सिद्धांत पर? तो नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन। कोई दिक्कत? लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता है? सफेद रंग। कौन सा बाबू? सफेद रंग। कोई दिक्कत? कोई डाउट? चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बताइए कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 8 फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 8 फलक होते हैं। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण यांत्रिक परिवर्तन। पूर्ण यांत्रिक परिवर्तन। 300 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? तो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होगा। बताइए, दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। शरीर के आमाशय एवं अन्य तरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एंडोस्कोपी क्या करता है ना कि हमारे शरीर के अंदरूनी भाग को दिखाता है, ठीक है। यानी अंदर क्या क्या है उसको दिखा देगा एंडोस्कोप से। कोई दिक्कत है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? एंडोस्कोप, ठीक। फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो कॉर्निया के द्वारा। कॉर्निया के द्वारा जो फोकस है, सामंजस्य माने बढ़ता घटता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया कांच है तो पायरेक्स कांच। यानी पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला में उपकरण बनाने में किया जाता है। प्रयोगशाला जिस लेबोरेटरी में आप लोग गई होंगी ना, आईयूसी में, लैब में, तो जितना शीशा जो देखती है ना, तो सब पायरेक्स कांच का बना होता है। किस कांच का? पायरेक्स कांच का होता है। जैसे क्रूक्स कांच होता है, पायरेक्स कांच होता है, तो ये सब भी होता है, ठीक है। जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो वह नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, ठीक। अच्छा जी, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है तब प्रेरकत्व युक्ति है। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है, प्रेरकत्व युक्ति है। ट्रायोड का प्रयोग होता है एम्पलीफायर के रूप में। ट्रायोड का प्रयोग किस रूप में होता है बाबू? एम्पलीफायर के रूप में ट्रायोड का प्रयोग होता है। डीसी की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ होता है? तो न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जाता है। एसी में क्या है बाबू कि कम क्षय के साथ हम लंबी दूरी भेज सकते हैं। इसीलिए जितना भी सब तार वगैरह में आता है ना लाइन, ये सब एसी रहता है। हम डीसी से ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते हैं करंट को, कहें कि ज्यादा क्षय होगा। क्या होगा? ज्यादा क्षय होगा। जबकि एसी में कम क्षय के साथ हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आइए, प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकते हैं तो कूतों के द्वारा। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से, या इसी को कहिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक को क्या कहते हैं? प्रस्रव्य तरंगे। तो प्रस्रव्य तरंगे कूतों के द्वारा सुनी जा सकती है। किसके द्वारा? कूतों के द्वारा। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है तो प्रेरकत्व युक्ति है। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती किसका है बाबू? तो प्रेरकत्व युक्ति है। ट्रायोड का प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। ये तो हो गया ना। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो एक ही दिशा में। यानी डायोड से बाबू धारा एक ही दिशा में बहती है। किस दिशा में? एक ही दिशा में बहती है। किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। C = Q/V, C = Q/V, ठीक।
मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा की। जैसे मुक्त रूप से चुंबकीय जो सुई है ना, वह किस दिशा को डिनोट करती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा को। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? कौन है? तो Mg2+। Mg2+ कैसा है बाबू? तो पैरामैग्नेटिक है। परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? तो प्रतिरोधक। क्या चीज? प्रतिरोधक। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है? तो बहुत कम। कोई भी जो है ना, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल एसी परिपथ में। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। शीशा और टीन का। फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए, इसीलिए चार्जर में रेक्टिफायर लगा होता है जो कि एसी को किस में बदलता है बाबू? अब देखिए इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है। इसीलिए बैटरी के साथ इन्वर्टर कनेक्ट किया जाता है घरों में, फ्रिज कूलर पंखा चलाने के लिए। वो क्या करता है? इन्वर्टर डीसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? एसी में। अच्छा बताइए, फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। ये तो हो गया। मेगर मापने का एक युक्ति है तो इंसुलेशन प्रतिरोध, यानी जो इंसुलेशन प्रतिरोध है ना, उसको मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। जनरली जान जाइए कि मेगर का प्रयोग प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती हैं वह है डीसी आपूर्ति। वह कौन सी है बाबू? डीसी आपूर्ति। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होती है। अच्छा विद्युत, देखो शंट पूछेगा क्या है? तो बहुत कम प्रतिरोध। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। ऐसे भी शंट क्या है? तो निम्न प्रतिरोध वाला पदार्थ है। ठीक है। अच्छा सर, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बनाता है? टंगस्टन का। गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। 3400 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? शीशा का। स्टोरेज जो बैटरी होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? शीशा का बैटरी होते हैं, शीशा का। यानी शीशा संचायक सेल जिसको कहते हैं ना, वही होता है। इसमें कौन सा होता है बाबू? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सबसे ज्यादा। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो शीशा। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं तो किलोवाट घंटा यूनिट में। यानी जो मीटर होता है ना, वह किलोवाट घंटा यूनिट में क्या करता है? विद्युत खपत को मापता है। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। क्या है? ऊर्जा का। एक धातु के तार विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह कब होता है बाबू? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम होता है। नहीं, अब आइए, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है तो विद्युत ऊर्जा। जो टेलीफोन लाइन होता है ना, उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होता है। कौन सा परिवर्तक रासायनिक नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। धारा को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? एम मापी का। एम मापी। शुष्क सेल में कार्बन के छड़ कार्य करते हैं तो एनोड का। यानी जो शुष्क सेल होता है उसमें कार्बन की छड़ किसका काम करता है बाबू? एनोड का। बैटरी में धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोडों को क्या कहते हैं? एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। यानी धनात्मक ध्रुव क्या कहलाता है? एनोड। कार्बन की छड़ किसका काम करता है? एनोड का। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। यह गोला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। वाट को किस में प्रकट करते हैं? जूल प्रति सेकंड में। ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? तो ऊर्जा के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है बाबू? ऊर्जा का। फैराड संख्या क्या होता है? तो 96,500 कूलम होता है। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाता है
जो है इन प्रकार का एक अर्धचालक है। यानी इन प्रकार के अर्धचालक जो है ना, उसमें जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है बाबू तो केवल एसी पर। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? केवल एसी पर। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? ओम में। कौन से एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? मृदु लोहा। यानी जो सॉफ्ट आयरन है ना बाबू, माइल्ड स्टील, जो सॉफ्ट आयरन होता है यानी मृदु लोहा, उसका प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्विज आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह क्विज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो आज का क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने कराया था? किस गवर्नर ने कराया था? हावड़ा ब्रिज का निर्माण जो है किसके समय में और किस गवर्नर ने कराया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके बहुत जगह शेयर करें दोस्त। अपने पास मोबाइल में जो होगा ना, उसमें ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक, एक भाई को सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में इस क्विज के बारे में कुछ जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।